कहानी की शुरुआत में हम एक आइडियल शो देखते हैं और उसमें एक प्यारी लड़की रहती है जिसका नाम है आई। और वो 16 साल की है और उसका शो एक आदमी देख रहा था। तभी एक लड़की वहां आती है और कहती है, डॉक्टर आप पेशेंट के रूम में डीवीडी क्यों चला रहे हो? ऐसा करना ठीक नहीं है। इसके बाद वो डॉक्टर जिसका नाम गौरव है वो अपनी कहानी उस नर्स को बताता है कि वो कैसे बदला। उसकी एक पेशेंट थी सरीना जिसे आई बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो चाहती थी अगर उसका दूसरा जन्म हो तो उसे आई जैसा चेहरा मिले। जिस पर डॉक्टर कहता है दूसरा जन्म जैसा कुछ नहीं होता। इस पर सरीना कहती है क्या आपने कभी सोचा है किसी सेलिब्रिटी का बच्चा बनके पैदा होना कैसा लगता होगा? पर ये बातें डॉक्टर यानी गौरव बकवास मानता है और वो सरीना को बहुत प्यारी बोलता है और उसे किसी दूसरे जन्म की कोई ज़रूरत नहीं है और वो चाहे तो खुद एक आइडियल बन सकती है। अगर वो आइडियल बन गई तो वो उसका फैन बन जाएगा। ये सुन सरीना बहुत ज़्यादा खुश होती है और डॉक्टर को गले लगा कर कहती है आई लव यू, मुझसे शादी कर लीजिए। इस पर वो माफ़ी मांगता है क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। पर जब वो 16 साल की हो जाएगी तो वो इसके बारे में सोचेगा। और इसके बाद वो मर गई और जब वो 12 साल की थी। लेकिन वो अभी जिंदा होती तो आई के बराबर की होती और वो बस सरीना चैन के फेवरेट आइडियल को फॉलो कर रहा है। पर वो लड़की ये सब बकवास मानती है। इसके बाद गौरव के पास एक लड़की आती है जो कि 5 महीने की प्रेग्नेंट है और उसकी उम्र 16 साल है और उसके साथ उसका गार्डियन आया था। इसके बाद वो लड़की अपना कैप हटाती है तो गौरव पहचान जाता है ये लड़की तो आई है। इसके बाद डॉक्टर आई की जांच करता है और आई को बताता है वो जुड़वा बच्चे की मां बनने वाली है। गौरव सोचता है वो आई की मदद करेगा और हम देखते हैं गौरव ने अपने वॉलपेपर पर सरीना का फोटो लगा रखा था। तभी वहां आई आती है और गौरव को बताती है उसने ये जगह इसलिए चुनी है ताकि यहाँ उसे कोई पहचान नहीं पाए। और गौरव आई को सरीना की बातें बताता है और आई गौरव को बताती है वो एक फैमिली चाहती थी और अब वो 2 बच्चे की मां बनने वाली है और उसे यकीन है उसकी नई फैमिली बहुत अच्छी होगी। इस पर गौरव आई से वादा करता है वो उसकी डिलीवरी करवाएगा और उसके बच्चे सेहतमंद पैदा होंगे। और दिन बीतते जाते हैं और 40 हफ्तों बाद एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट पर गौरव जब कहीं जा रहा था तब कोई अजनबी गौरव से पूछता है क्या तुम ही आई होशिनो के डॉक्टर हो? ये सुन गौरव घबराते हुए कहता है तुम्हें उसका असली नाम कैसे पता है? ये सुन वो वहां से भाग जाता है और उसके पीछे गौरव भी भागता है क्योंकि ये एक मुसीबत बन सकती है अगर लोगों को पता लगा आई के बच्चे हैं। तभी गौरव पर वही आदमी हमला करता है जिससे गौरव पहाड़ से नीचे गिर जाता है और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। लेकिन वो हॉस्पिटल जाना चाहता था क्योंकि उसने आई से वादा किया था वो उसके बच्चों को हिफाजत से दुनिया में लाएगा। पर वो हिल भी नहीं पाता। तभी उसे सरीना की बातें याद आती है। उसने गौरव से कहा था सेलिब्रिटी का बच्चा बनके पैदा होना कैसा लगता होगा। इधर आई की डिलीवरी चल रही थी, इधर गौरव मर जाता है और आई के 2 बच्चे जन्म लेते हैं और हम गौरव की आवाज सुनते हैं जो कहता है मुझ जैसे इंसान को मरने के बाद सीधे नर्क में जाना चाहिए, लेकिन जब मैं उठा तब मैं स्वर्ग में था। और आप सही समझे, गौरव का दूसरा जन्म आई के बच्चे के रूप में हो गया है और उसका नाम आई ने रखा है एक्वा मरीन होशिनो।
और उसे अपनी पिछली लाइफ की सारी बातें याद है। इसके बाद हम रूबी होशिनो को देखते हैं जो आई की दूसरी बेटी है और अब से आई फिर से एक आइडल बन गई और वो जब काम पर होगी तो इचिको की वाइफ उसके बच्चों का ख्याल रखेगी। इसके बाद एक्वा मरीन, जिसे हम प्यार से एक्वा बोलेंगे, वो टीवी चला देता है आई का कॉन्सर्ट देखने के लिए और आई की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी और जो भी लोग उसे देख रहे थे वो चौंक जाते हैं। इधर एक्वा भी आई को लाइव देख रहा था और एक्वा सोचता है वो बहुत ज़्यादा खुश है कि उसका दूसरा जन्म आई के बच्चे के रूप में हुआ। तभी रूबी वहां आती है और वो भी अपनी मम्मा को देख बहुत ज़्यादा खुश होती है और हमें पता चलता है रूबी का भी दूसरा जन्म हुआ है और उसे ये बहुत पहले पता लग गया था जब वो आई के हैटर्स को गालियां दे रही थी और ये बात दोनों को पता है, उनका दूसरा जन्म हुआ है। इधर हम एक आदमी को देखते हैं जो आई को झूठी बोल रहा था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। इधर आई अपने बच्चों से बाय कहकर कहीं जा रही थी। इसके बाद हमें पता लगता है बी कोमाची ग्रुप जिसमें आई है वो फिर से मशहूर हो रहा है, पर आई बहुत सारे पैसे कमाना चाहती है ताकि वो अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल भेज सके और उनकी परवरिश अच्छी तरह से हो। इसके बाद आई का मिनी कॉन्सर्ट होने वाला है और ये देखने उसके बच्चे भी आए थे और कॉन्सर्ट शुरू होता है, लेकिन बीच में आई घबरा रही थी। तभी रूबी एक्वा दोनों आई को चीयर करने लगते हैं और ये देख आई खुश होती है और उसका परफॉर्मेंस सही जाता है और एक्वा रूबी दोनों इंटरनेट पर वायरल हो गए थे और 1 साल बीत जाता है और वो दोनों अब बड़े हो गए थे और अब आई को एड और टीवी शो पर काम मिलने लगा और रूबी एक्वा अपनी मम्मा के साथ सेट पर जाते हैं जहां सब लोग उन दोनों को काफी पसंद करते हैं। इसके बाद एक्वा वहां के डायरेक्टर से टकराता है और एक्वा की बात सुन वो एक्वा से काफी खुश होता है और कहता है वो एक एक्टर बन सकता है और उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है। इसके बाद आई की शूटिंग होती है। इसके बाद आई और रूबी एक्वा साथ में आई की वीडियो देखते हैं, पर उस वीडियो में आई का सीन थोड़ा सा ही था। ये देख रूबी और एक्वा गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद एक्वा बिजनेस कार्ड से नंबर देखकर डायरेक्टर को कॉल लगाकर उस पर चिल्लाता है क्योंकि उसने आई का सीन थोड़ा ही दिया था, जिस पर डायरेक्टर बताता है लीड एक्ट्रेस आई से ज़्यादा खूबसूरत थी इसलिए उसको कम स्क्रीन टाइम मिला और डायरेक्टर एक्वा से कहता है वो आई को एक मूवी में काम देगा, लेकिन शर्त ये है कि एक्वा को भी उसके साथ काम करना होगा। और अगले दिन डायरेक्टर एक्वा को एक्टिंग की बातें बता रहे थे। इसके बाद रूबी जिद करती है आई के पास जाने के लिए। तभी एक काना अरीमा नाम की लड़की रूबी को चुप होने के लिए बोलती है और वो इस मूवी की एक्टर है और रूबी काना को पहचान जाती है क्योंकि उसने कई मूवीज में काम किया है। इसके बाद एक्वा और काना का शूट चल रहा था और एक्वा की एक्टिंग लाजवाब थी और सब उसकी तारीफें कर रहे थे। ये देख काना गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि वो एक्वा से अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई। इसके बाद डायरेक्टर एक्वा को शाबाशी देते हैं, उसने आज 1 नंबर एक्टिंग की है और आई के बेटे की तरह पैदा हुए एक्वा को 3 साल बीत गए थे और वो एक बढ़िया एक्टर बन गया था और अब दोनों स्कूल जाने लगे हैं।
जहां रूबी की डांस क्लास में रूबी भाग जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। तभी वहां एक्वा आता है और उससे भागने की वजह पूछता है, जिस पर रूबी कहती है उसे डांस नहीं आता और रूबी अपनी पिछली लाइफ के बारे में वो पहले ठीक से चल भी नहीं पाती थी और प्रेजेंट में एक्वा उसे बहुत ज़्यादा समझाता है। इसके बाद वो घर पर डांस प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन वो गिर जाती है। इसके बाद आई रूबी को डांस सिखाती है और धीरे धीरे कर रूबी डांस करने लगती है और ये देख एक्वा बहुत खुश होता है। इधर हम आई को देखते हैं जो किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो कहती है, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? इसके बाद आई सोचती है उसने ऐसा इसलिए करा क्योंकि उसके बच्चे अक्सर अपने पापा के बारे में पूछते रहते थे और आई के फॉलोवर्स मिलियन में हो गए थे, तो वो पार्टी करते हैं। इसके बाद आई पुरानी बातें याद करती है और हमें पता चलता है कि आई की परवरिश अनाथालय में हुई है, पर शुरुआत में उसे उसकी माँ ने पाला, फिर वो भी चोरी के इल्जाम में जेल चली गई, तो उस वजह से आई को अनाथालय भेज दिया गया। लेकिन उसकी माँ जेल से छूटने के बाद वो आई को कभी लेने ही नहीं आई। इसके बाद से आई किसी से प्यार नहीं करती क्योंकि उसे भी किसी से प्यार नहीं मिला। इस पर रिची को कहता है, असल में फैंस को खूबसूरत झूठ चाहिए होता है और ये जब की बात है तब वो एक आइडियल नहीं बनी थी और रिची को उसे आइडियल बनने का ऑफर देने आया था। और प्रेजेंट में आई कहती है, मैंने सोचा अगर मैं माँ बन गई तो अपने बच्चों से कह सकूंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उनसे एक बार भी नहीं कहा कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। और अगले दिन डोर बेल बजती है और आई डोर खोलती है तो एक बंदा कॉन्सर्ट के लिए आई को विश करता है और एक सवाल पूछता है, उसके बच्चे कैसे हैं? ये सुन आई शॉक्ड हो जाती है। तभी वो बंदा आई के पेट में चाकू घुसा देता है और जैसे ही एक्वा ये देखता है तो आई के पास चला जाता है और वो बंदा आई से कहता है, दर्द हो रहा है क्या? पर मुझे इससे ज्यादा दर्द हुआ था जब मुझे पता चला था तुमने बच्चे पैदा कर लिए। तूने हम फैंस को धोखा दिया, तूने हमें अपने झूठे आई लव यू की बकवास में फंसाया, वो सब एक झूठ था। इस पर आई कहती है, मैं झूठी, गंदी और अच्छी नहीं थी, मुझे तो प्यार का मतलब भी पता नहीं था, तो इसलिए मैंने झूठ बोला ताकि सब खुश हो, ये सोचकर कि एक दिन ये झूठ सच हो जाएगा और मेरे लिए झूठ ही प्यार है। और आई उस बंदे की ओर अपना हाथ बढ़ाती है जिस पर वो आई को झूठी बोलता है और कहता है, मैं तो तुम्हें याद भी नहीं होगा। तभी आई उसका नाम पुकारती है, रोयुसुके कुन, और आई को वो बंदा याद है और आई कहती है, तुम हैंडशेक इवेंट्स में बहुत बार आए हो। और उसने आई को एक स्टार सेंड भी दिया था और ये सब सुन वो बंदा घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। एक्वा एम्बुलेंस को फोन करके बुलाता है और एक्वा परेशान था क्योंकि आई का बहुत सारा खून निकल चुका था। इसके बाद आई एक्वा को गले लगाकर कहती है, माफ करना, शायद मेरी किस्मत में इतना ही जीना लिखा था। ये सुन एक्वा रोने लगता है। इधर रूम के अंदर रूबी डोर को बजा रही थी और पूछ रही थी क्या हुआ है। इस पर आई रूबी से कहती है, तुम्हारा प्री स्कूल इवेंट वाला डांस बहुत कमाल का था, लेकिन मैंने सोचा तुम एक आइडियल बनोगी, फिर हम दोनों माँ और बेटी साथ में परफॉर्मेंस करेंगे। और आई एक्वा से कहती है, क्या तुम एक एक्टर बनोगे? ना जाने बड़े होकर तुम दोनों क्या बनोगे।
है और आई उन दोनों को बड़ा होते हुए देखना चाहती थी और वो कहती है वो एक अच्छी माँ तो नहीं बन पाई पर वो खुश है कि उन्हें उसने जन्म दिया। और वो रूबी एक बार से आई लव यू बोलती है और ये शब्द झूठ नहीं है। और इसी के साथ आई मर जाती है और ये खबर जंगल के आग की तरह फैल जाती है कि आइडल ग्रुप बी कोमाची की मेंबर आई का कत्ल हो गया है और दोषी इंसान आई सेन का बहुत बड़ा फैन बताया जा रहा है। और कुछ घंटों बाद उसने सुसाइड करने की कोशिश की और हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला कि वो मर गया। इससे आई के सारे फैंस दुखी थे और आई के मरने के बाद लोग आई पर गलत गलत कमेंट्स कर रहे थे। ये देख रूबी बहुत ज्यादा दुखी होती है और 3 दिन बीतने के बाद आई की मौत की खबर गायब होने लगी। और जब मीडिया का ध्यान अचानक गिरने वाली बर्फ पर गया तो उन्होंने आई वाला मुद्दा उठाया ही नहीं। और ये रियलिटी है मीडिया की। और रूबी एक्वा को प्रेसिडेंट और उसकी बीवी ने गोद ले लिया, इसीलिए वो दोनों न्यूज में नहीं आए और दोषी की मौत हो गई। और एक्वा की उम्र को देखते हुए पुलिस ने उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे। इसके बाद प्रेसिडेंट की वाइफ मिया को दोनों से पूछती है क्या वो असली में मेरे बच्चे बनना चाहेंगे। और रूबी मियाको के गले लग जाती है और इसके बाद आई का फ्यूनरल होता है। और एक वह हमेशा ही एक मोबाइल को लेकर बैठा रहता था। तभी एक्वा को याद आता है पहले जिसे उसने मारा था और आई का किलर एक ही है। और एक्वा सोचता है लेकिन उसने हॉस्पिटल कैसे ढूंढा जहां आई एडमिट थी और उसे कैसे हमारे नए घर का एड्रेस मिला। पर दोषी एक स्टूडेंट था जो एक आम इंसान था और उसे नहीं लगता उसने अपने दम पर इतना पता कर लिया तो कोई उसे खबर दे रहा था। वो जरूर आई का कोई करीबी था लेकिन आई का सबसे करीबी प्रेसिडेंट थे। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। और आई का कोई रिश्तेदार भी नहीं था, ना ही कोई अच्छा दोस्त। तो बस एक आदमी बचता है, उनका बाप। लेकिन आई ने उस आदमी को प्रेसिडेंट से छुपाया रखा। लेकिन आई के सोशल सर्कल को देखा जाए तो वो इंसान इसी इंडस्ट्री का होगा और मैं और वो खून से जुड़े हुए हैं। तो मैं उसके बाल का डीएनए टेस्ट करके उसे पहचान सकता हूँ। और वो इंसान जिसने आई के साथ ये सब किया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है। मैं अभी नहीं मर सकता, तब तक नहीं जब तक मैं उसे ढूंढकर खुद नहीं मार देता। मतलब एक्वा ने अपना एक गोल बना लिया है, वो आई का बदला जरूर लेगा। और अगले दिन एक्वा डायरेक्टर के पास जाकर उनसे एक रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे गोद ले ले। ये सुन डायरेक्टर हिल जाता है। इसके बाद वो दोनों बड़े हो जाते हैं और वो स्कूल जाने लगे हैं और वो आज भी आई से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और इस तरह से कहानी का इंट्रोडक्शन खत्म होता है और नई कहानी की शुरुआत होती है, एक्वा के बदले की कहानी। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब एक्वा रूबी 1 साल के हुए थे, तब आई ने उनकी वीडियो बनाई थी। इसके बाद हम एक स्क्रीनिंग देखते हैं जिसमें एक लड़की कहती है क्या तुम मेरे साथ एक आइडल बनना चाहोगी। और ये देख रूबी बहुत खुश होती है और आइडल बनने के लिए एक फॉर्म भरती है और एक इंटरव्यू देती है। और अब इंतजार था रिजल्ट्स का। और एक्वा रूबी से कहता है उसे आइडल बनना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बहुत कम पैसा मिलता है और बहुत कुछ बातें रूबी को समझाता है। लेकिन रूबी तो आइडल बनने की जिद पर अड़ी रहती है और एक बार डायरेक्टर के पास जा रहा था। इस पर रूबी कहती है मॉम की मौत के बाद उसका भाई बिल्कुल बदल गया और हादसे के बाद इचिको से भी उनका कोई संपर्क नहीं रहा। जिसके बाद मियाको ने एजेंसी संभालने की जिम्मेदारी उठाई और आई के मरने के बाद भी कोमाची ग्रुप बर्बाद हो गया। इसके बाद रूबी का रिजल्ट आता है
और वो फेल हो गई थी और हमें पता चलता है ये सब एक्वा ने किया था ताकि वो एक आइडल नहीं बन पाए और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रूबी का भी हाल उसकी मॉम आई की तरह न हो जाए। अगले दिन रूबी को एक आइडल ग्रुप का मेंबर मिलता है और उसे अपना कार्ड देता है और रूबी घर आकर बताती है वो एक अंडरग्राउंड आइडल ग्रुप में चुन ली गई है और रूबी बताती है उनकी मॉम भी अंडरग्राउंड द्वारा चुने जाने के बाद ही एक आइडल बनी थी। इसके बाद हम देखते हैं एक्वा अपने आप को थोड़ा बदल कर एक लड़की के पास जाता है और उसे स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शंस का कार्ड देता है और उसे अपने स्टूडियो में ले आता है और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां एक्वा मियाको से कहता है वो पता करेगा कि जिस ग्रुप ने रूबी को चुना है वो कैसा ग्रुप है और उन्होंने ऐसा कुछ किया। और प्रेजेंट में लाला चेन जो उस अंडरग्राउंड ग्रुप की एक आइडल है और एक्वा चालाकी से उस अंडरग्राउंड की बातें लाला चेन से बाहर निकलवाता है और हमें पता चलता है वो ग्रुप एकदम बेकार है और ये सब सुनकर एक्वा ठान लेता है वो रूबी को ऐसे ग्रुप में ज्वाइन नहीं करने देगा। इसके बाद हम देखते हैं मियाको रूबी को ऑफर देती है उनका ग्रुप स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शंस को ज्वाइन करने के लिए और स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शंस 10 सालों के बाद पहली बार एक नया आइडल ग्रुप उतारने वाला है और उसके लिए रूबी राजी हो जाती है। और कुछ टाइम बाद एक्वा रूबी यूतो हाई स्कूल में एडमिशन करवाते हैं जहां वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं पर वहां सिर्फ टैलेंट वाले लोग ही जा सकते हैं और इंटरव्यू में रूबी एक्वा दोनों ही पास हो जाते हैं। और उसी स्कूल में काना आरिमा भी थी जिसने एक्वा के साथ एक मूवी में काम किया था और आरिमा खुश थी क्योंकि एक्वा परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहा है लेकिन एक्वा कहता है वो तो जनरल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहा है। यह सुन काना शॉक्ड हो जाती है और एक्वा काना को बताता है उसकी बहन परफॉर्मिंग आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहती है और मुझे उसकी फिक्र है इसलिए मैंने भी यहाँ अप्लाई किया और दोनों बहन भाई आरिमा का मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद एक्वा डायरेक्टर के पास जाने लगता है और उसका पीछा आरिमा करती है और उससे कई सवाल पूछती है और उनमें से एक सवाल था क्या वो अब भी एक्टिंग कर रहा है। इस पर एक्वा मना कर देता है वो एक्टिंग नहीं करता। इसके बाद वो दोनों डायरेक्टर के पास जाते हैं जहां डायरेक्टर आरिमा से कहता है उसने उसे काफी समय बाद देखा है। यह सुन आरिमा हिल जाती है क्योंकि वो अभी भी एक्टिंग कर रही है। इसके बाद वो सब डायरेक्टर की मॉम के हाथ का बना खाना खाते हैं और आरिमा एक्वा से कहती है वो एक प्रोजेक्ट में फीमेल लीड रोल कर रही है और अभी तक सभी रोल्स के लिए एक्टर्स नहीं मिले हैं। अगर वो चाहता है तो आरिमा डायरेक्टर वगैरह से बात कर सकती है और जो हो सकेगा वो करेगी। इस पर एक्वा मना कर देता है लेकिन काना उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है और वो कहती है वो मूवी के प्रोड्यूसर काबुरागी से बात करेगी और ये सुन एक्वा कहता है प्रोड्यूसर का पूरा नाम मसाया काबुरागी है। इस पर काना हाँ कहती है और एक्वा पुरानी बात सोचने लगता है। आई के मरने के बाद उसने 3 मोबाइल पीछे छोड़े थे और उनमें से एक फोन काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था और एक पर्सनल चीजों के लिए और दोनों फोन्स के कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में ग्रुप मेंबर और एजेंसी स्टाफ के नंबर्स थे। असली दिक्कत तीसरे फोन में थी। वो फोन जो आई प्रेग्नेंट होने से पहले इस्तेमाल करती थी और वो मॉडल काफी पुराना था तो उसकी बैटरी खराब हो गई थी और उसके लिए नई बैटरी ढूंढना आसान काम नहीं था। हालांकि बैटरी ढूंढना फोन का पासकोड
पासकोड ढूंढने के मुकाबले तब भी आसान था और वो जब भी गलत पासकोड डालता तो फोन 30 सेकंड के लिए लॉक हो जाता था और मुझे तो ये भी नहीं पता था पासकोड कितने नंबर का है। सिर्फ 100 पासकोड्स ट्राई करने में आधा दिन लग गया और 1000 पासकोड्स में 1 महीना लग गया। दिन के बाद दिन गुजरते गए और 45,510th अटेम्प्ट में इस पासकोड तक पहुंचने में 4 साल का लंबा समय लग गया और इस इंडस्ट्री के खूब सारे लोगों के फ़ोन नंबर्स और ईमेल्स थे और उनमें मसाया काबुरागी भी था और प्रेजेंट में एक्वा आने के लिए मान जाता है और काना को प्रोड्यूसर से उसके लिए बात करने के लिए कहता है और ये सुन काना काफ़ी खुश होती है। इसके बाद काना एक्वा के लिए प्रोड्यूसर से बात करती है और प्रोड्यूसर एक्वा को रोल देने के लिए हाँ करते हैं और हम मसाया काबुरागी की शक्ल देखते हैं। इधर रूबी को जैसे ही पता लगता है कि उसका भाई एक ड्रामा में आने वाला है तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि उनकी मॉम ने कहा था शायद एक दिन रूबी एक आइडल और उसका भाई एक्टर बनेगा और एक्वा मन में सोचता है वो एक्टिंग इसलिए कर रहा है ताकि वो प्रोड्यूसर के करीब जा सके जिसके साथ आई के संबंध थे जब वो जिंदा थी। इसके बाद वो सब स्वीट टुडे ड्रामा देखते हैं जिसमें एक्वा काम कर रहा है। उसके 3 एपिसोड पहले ही स्ट्रीम हो रहे हैं और हमें पता चलता है उस ड्रामा में सबकी एक्टिंग बेकार है। ये ड्रामा पूरा का पूरा कचरा है और कुछ दिन बाद ड्रामा की शूटिंग होती है तभी वहाँ एक्वा को ड्रामा प्रोड्यूसर मसाया काबुरागी मिलते हैं और एक्वा सोचने लगता है ये आदमी मेरा और रूबी का बायोलॉजिकल बाप हो सकता है जो आई की मौत में शामिल हो सकता है और उसे एक सैंपल कलेक्ट करना होगा ताकि वो एक डीएनए टेस्ट कर सके। इसके बाद वो रिहर्सल करते हैं और एक्वा को एक स्टोकर का रोल मिलता है जो हीरोइन के पीछे पागल है और एक्वा सोचता है एक स्टोकर ने आई को मार डाला और अब वो उसकी ही एक्टिंग कर रहा है। इसके बाद प्रोड्यूसर काबुरागी सिगरेट पी रहा था और जब वो सिगरेट फेंक देता है तो एक्वा उस सिगरेट को उठा लेता है और कहता है मुझे सैंपल मिल गया, मेरा गोल पूरा हुआ। इसके बाद शूटिंग स्टार्ट होती है और एक्वा ने लाजवाब एक्टिंग की पर लास्ट एपिसोड ज़्यादा नहीं चल पाया क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने पहले ही इस शो को देखना छोड़ दिया था क्योंकि ये शो बकवास था। लेकिन जिन्होंने लास्ट एपिसोड देखा वो बहुत खुश हुए क्योंकि उसमें सबने अच्छी एक्टिंग की थी। इसके बाद आरिमा और एक्वा एक इवेंट में जाते हैं जो शो के पूरे होने की खुशी में रखा था और वहाँ मांगा राइटर भी आती है जो आरिमा से शुक्रिया बोलती है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ने शो में जान डाल दी और ये सुन आरिमा की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और मांगा राइटर कहती है खासकर फाइनल एपिसोड का शुरू से ही ऐसे होते और वहाँ उस शो के प्रोड्यूसर एक्वा को शुक्रिया बोलते हैं लास्ट एपिसोड के लिए क्योंकि लास्ट एपिसोड में उसने आकर शो में जान डाल दी और एक्वा सोचने लगता है उसने डीएनए टेस्ट करवा लिया है और रिजल्ट के मुताबिक वो एक दूसरे से जुड़े नहीं है। तभी प्रोड्यूसर कहता है तुम स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शंस के साथ हो है ना, तुम्हारा चेहरा काफ़ी हद तक आई से मिलता है। यह सुन एक्वा शॉक्ड हो जाता है। इस पर एक्वा प्रोड्यूसर से सवाल करता है आई के साथ उसका किस तरह का रिश्ता था। इस पर वो कहता है उन्होंने फैशन मॉडल के इंट्रोडक्शन के दौरान एक साथ काम करना शुरू किया और उसने आई को क्वालिटी क्लाइंट्स से मिलवाया, अच्छे रेस्टोरेंट्स बताए और जब वो ऐसे लड़के से मिल रही थी जिसे उनकी एजेंसी नहीं जानती थी और वो यह बात करते करते रुक जाता है तो एक्वा कहता है क्या आप जानते हैं कि वो किससे मिल रही थी।
इस पर प्रोड्यूसर कहते हैं क्या वो आई का फैन है जो उसके मरने के बाद भी उसकी बातों में दिलचस्पी रखता हो, जिस पर एक वो हाँ करता है। तो प्रोड्यूसर उसे बताने के लिए राजी था, लेकिन बदले में उसे कुछ चाहिए था और प्रोड्यूसर कहता है क्या उसे रियलिटी डेटिंग शो में दिलचस्पी है। इसके बाद हम पिछले एपिसोड का सीन देखते हैं जब रूबी और एक्वा अपने न्यू स्कूल जा रहे थे और एक्वा ने इस स्कूल में एडमिशन इसलिए लिया है ताकि वो एक्टिंग कर सके। इसका मतलब प्रोड्यूसर की शर्त एक्वा को मंजूर है और स्कूल में आरिमा रूबी एक्वा को बताती है इस स्कूल में कोई एक्टर है या कोई सिंगर या फिर मॉडल, हर कोई सेलिब्रिटी है क्योंकि ये जापान का सबसे हाई प्रोफाइल हाई स्कूल है और एक्वा रूबी आरिमा के जूनियर्स है। इसके बाद रूबी अपनी क्लास में एक दोस्त बनाती है जो एक मॉडल है। इसके बाद वो उस लड़की को अपने भाई से भी मिलवाती है और उस लड़की का नाम मिनामी है और रूबी एक्वा से पूछती है क्या तुमने दोस्त बनाए, जिस पर एक्वा मना करता है क्योंकि वो स्कूल दोस्त बनाने नहीं आया। तो रूबी मिनामी से कहती है प्लीज़ वो एक्वा की दोस्त बन जाए, तो मिनामी इसके लिए मान जाती है और रूबी बताती है यहाँ एक बहुत फेमस लड़की है शिरानूरी फ्रिल और वो उनकी ही क्लास में है और वो एक आइडल भी है और रूबी की वो फेवरेट है। इस पर एक्वा कहता है इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मेरी फेवरेट हमेशा आई और सिर्फ आई रहेगी। जिस पर रूबी कहती है बेशक मेरी भी, पर वो और ये अलग बात है। तभी वहाँ से शिरानूरी गुजर रही थी और एक्वा उससे बात करता है कि उसकी बहन उसकी ही क्लास में है तो उसके साथ अच्छे से रहना। और वहाँ रूबी आती है और एक्वा को रुकने को बोलती है और शिरानूरी एक्वा को पहचान जाती है, वो स्वीट टुडे शो में था और वो एक्वा से कहती है उसने एक्टिंग अच्छी की थी। जिस पर एक्वा उसे थैंक्स बोलता है और शिरानूरी मिनामी को भी पहचान जाती है, पर वो रूबी को नहीं जानती और उससे पूछती है वो क्या करती है। जिस पर रूबी कहती है मैं नल्ली हूँ। इसके बाद रूबी घर आकर मियाको से आइडल ग्रुप जल्दी से बनाने के लिए जिद करती है, जिस पर मियाको उसे जल्दबाजी करने के लिए मना करती है। तो रूबी कहती है उसके क्लासमेट क्या सोचेंगे कि वो नल्ली है। इस पर मियाको कहती है उसे सुंदर लड़कियों को ढूंढने में परेशानी हो रही है। तो रूबी मिनामी के बारे में मियाको को बताती है, जिस पर वो कहती है इसके पास पहले से ही एक एजेंसी है इसलिए ऐसा नहीं होने वाला और वो दूसरी एजेंसी से भिड़ने का रिस्क नहीं लेने वाले। इस पर एक्वा कहता है मैं किसी को जानता हूँ जो बिना किसी एजेंसी के मशहूर है, जिसके पास कोई जॉब भी नहीं है और उसका चेहरा भी अच्छा है और एक्वा आरिमा की बात कर रहा है। और अब एक्वा रूबी दोनों आरिमा को अपना आइडल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए प्लान बना रहे थे। इधर आरिमा टीवी ड्रामा के कमेंट पढ़ रही थी तो एक कमेंट में एक्वा की बहुत तारीफें की जा रही थी। तो आरिमा एक्वा के बारे में सोचने लगती है और फिर शर्मा भी रही थी। तभी आरिमा के पास एक्वा का मैसेज आता है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है, तो क्या वो स्कूल के बाद मिल सकते हैं। ये देख आरिमा शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद जब वो एक्वा से मिलने आती है तो देखती है उसकी बहन भी यहाँ है। तो आरिमा कहती है तुम्हारी बहन भी यहाँ क्यों है। इस पर एक्वा कहता है असल में रूबी वो है जिसे तुमसे बात करनी थी। ये सुन आरिमा कहती है मैं फालतू में ही इतनी तैयार हुई और रूबी आरिमा से पूछती है क्या तुम मेरे साथ आइडल बनना चाहोगी। ये सुन आरिमा पहले शॉक्ड हो जाती है और बाद में पूछती है आइडल अब ये कहाँ से आ गया। इस पर रूबी कहती है स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शंस अभी एक आइडियल ग्रुप बनाने के लिए आइडियल खोज रहा है और हम उसके लिए मेंबर्स की तलाश कर रहे हैं और मैंने सुना है कि तुम वेली ही हो।
खैर सच कहूँ तो मुझे लगता है तुम्हें चुनना सही रहेगा। इस पर आरिमा कहती है उसे इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। और आरिमा मन में सोचने लगती है ना, मेरी तरफ से ना ही है। अगर मैं आइडल बन गई तो जो रोल्स मुझे मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। और अगर मेरा मेन काम आइडल बनना हुआ तो ये नए सिरे से शुरुआत करना होगा। और अगर मुझे आइडल के रूप में कामयाबी नहीं मिली तो ना मैं इधर की रहूँगी ना मैं उधर की। अपनी खुद की छवि को बनाने के लिए एक जिम्मेदार इंसान के रूप में सोचा जाए तो इस काम में बहुत जोखिम है। और ऐसा कहा जाता है ये है रूबी होशिनो। उसके अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे एक जीनियस आइडियल आई की याद दिलाता है। मैंने आई के साथ एक ही बार काम किया है पर उसमें सच में कुछ बात थी। ये संभावित है कि उसे कामयाबी मिलनी ही थी एक एंटरटेनर के रूप में। और मेरी गहरी नाक ने इस लड़के की काबिलियत को भांप लिया। पर फिर भी स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शंस कोई बड़ी एजेंसी नहीं है और उनके पास कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने का कोई रिकॉर्ड नहीं। इन सब से ऊपर सवाल ये है कि क्या मैं इतनी प्यारी हूँ कि एक आइडियल के रूप में सफलता पा सकूँ। और मैं उतनी बेवकूफ़ भी नहीं जो ऐसा जुआ खेलूँ। और आरिमा कहने लगती है माफ़ करना, पर तभी एक्वा उसे टोकता है और कहता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। काना आरिमा प्लीज़ मेरी बहन के साथ आइडियल बन जाओ। इस पर आरिमा कहती है मैं उतनी प्यारी नहीं हूँ। तो एक्वा कहता है नहीं तुम प्यारी हो, मैं तुमसे ऐसे ही आइडियल बनने के लिए नहीं कह रहा। तुम आजकल की आइडियल से काफ़ी ज़्यादा प्यारी हो और मुझे लगता है मेरी प्यारी बहन तुम्हारे हाथों में सुरक्षित रहेगी। और आरिमा मना करने लगती है तो एक्वा कहता है मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज़ एक आइडियल बन जाओ। और आरिमा फिर से मना करती है लेकिन एक्वा कहता है प्लीज़ मैं अपना भरोसा तुम पर छोड़ रहा हूँ और तुमसे ये करने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इस पर आरिमा कहती है फर्क नहीं पड़ता, तुम कितनी बार भी इस बारे में पूछ लो, ये नहीं होने वाला, मैं ये नहीं करूँगी। और इसके बाद हम देखते हैं काना आरिमा का आइडियल फॉर्म भर ही गया। पर आरिमा दुखी थी और कहती है सोचा जाए तो मैं जानती हूँ ये एक बुरा फैसला है, मैं हमेशा ऐसा क्यों करती हूँ। और मियाको कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था तुम सच में उसे इसमें शामिल कर लोगे, तुमने उसे मनाया कैसे। इस पर एक्वा कहता है कुछ खास नहीं, बस मैंने उसे एक बुक जैसा पढ़ लिया था। काना आरिमा सेंसिटिव है और ज़्यादा प्रेशर डालने पे मना नहीं कर सकती। उसकी पर्सनालिटी को देखते हुए मैंने सोचा था कि आंसू बहाते हुए मैं उसे अपनी बातों में फंसा लूँगा और ये काम कर गया, वो फंस गई। और आरिमा रूबी से पूछती है क्या एक्वा को नया काम मिल गया। तो रूबी उसे दिखाती है एक्वा को माय लव विद अ स्टार बिगिंस नाउ ड्रामा में काम मिल गया। और वो दोनों उस ड्रामा का ट्रेलर देखते हैं और ये एक ऐसा शो है जहां वो असलियत में अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं और एक कपल बन जाते हैं। और कुछ दिन बाद एक्वा जिस शो में काम कर रहा है वहाँ शूटिंग होने लगती है और वो शूटिंग के वक्त सोचता है क्या सर दर्द है, मैं इस सब में कैसे फंस गया। तो एक्वा पुरानी बात याद करता है जहाँ प्रोड्यूसर काबुरागी ने एक्वा से कहा था अगर तुम इस शो के लिए काम करते हो तो मैं तुम्हें आई के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जो उसकी एजेंसी को भी नहीं पता थी, जैसे कि उसके किन लड़कों के साथ रिश्ते थे
और प्रेजेंट में एक वह सोच रहा था किसी भी तरह मुझे प्रोड्यूसर काबुरागी से आई के बारे में वो जानकारी पाने के लिए ये करना ही होगा। उससे हमारे बाप की खोज के लिए कोई सुराग मिल सकता है। और इसके बाद शो के डायरेक्टर सारे एक्टर्स को कुछ रूल्स बताते हैं जो उन्हें फॉलो करना है। और एक एक्टर जिसका नाम अकाने है वो जो उसे करना है उसकी स्क्रिप्ट्स लिख रही थी, पर इस रियलिटी शो में स्क्रिप्ट्स नहीं होती। और एक वह यूकी नाम की लड़की से बातें करता है और वो बताती है पिछले सीजन में इस शो में किस हुआ था, तो अगर ये तुम हो तो मुझे लगता है कि मैं किसके साथ ठीक रहूंगी। ये सुन एक वह चौंक जाता है और यूकी कहती है हमारे पीछे कैमरामैन है तो कैमरे की तरफ मत देखो। और मुझे यकीन है कि वो इस शो में इस सीन का इस्तेमाल करेंगे